नमस्कार बच्चों, मैं टिंकू सेठे साइंस जॉन एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है पीएटी में पशुपालन में हम पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री में पशुपालन का परिचय एवं पशुओं की उन्नत नस्लें। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आगे आने वाले अपडेट्स मिलते रहें। अगर हम बात करें कि आज का हमारा जो टॉपिक है तो पशुपालन का परिचय, हमको देखना है कि पशुपालन होता क्या है, पशुओं को हम पालते क्यों हैं, किसान लोग पशुओं को पालने का कारण क्या है, वो चीज़ हमको देखना है इसमें पशुपालन में। इसके अलावा देखना है पशुओं की उन्नत नस्लें, पशुओं की कुछ नस्लें देखेंगे जैसे गाय की नस्लें, भैंस की नस्लें, बकरी की नस्लें, अलग अलग प्रकार के जो पशु हैं जिनको हम पालते हैं उनकी नस्लों को हम देखेंगे कि कौन कौन सी नस्लें कौन मतलब क्या क्या काम में आती है। होता है कई बार कि कुछ नस्लें ऐसी होती है जो दूध देने वाली ज़्यादा होती, कुछ नस्लें ऐसी होती जो मांस देने वाली होती, कुछ नस्लें ऐसी होती जो भारवाहक होती है। इस प्रकार से हम अलग अलग नस्लों को देखेंगे। तो मैं सबसे पहले अगर बात करूं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा मेन टॉपिक है इस टॉपिक को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे। तो इस टॉपिक को हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड इम्प्रूव्ड ब्रीड ऑफ एनिमल्स। क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड इम्प्रूव्ड ब्रीड ऑफ एनिमल्स। ध्यान रखना इंग्लिश मीडियम वालों के लिए खासकर है कि चैप्टर का नाम तो पता रहे कम से कम क्या है। अगर हम आगे बात करें कि पशुपालन है ना, पशुपालन का हमको परिचय देखना है क्या होता है। अच्छा, अगर हम सीधे सीधे बात करें कि पशुओं को पालने की आवश्यकता क्या पड़ गई किसान को, ज़्यादातर अगर हम बात करें तो किसानों के पास ही होते हैं पशु है ना। तो किसानों को पशुओं को पालने की आवश्यकता ये पड़ गई। पहली बात तो ये है कि जो जिन चीज़ों की ज़रूरत किसान को अपनी खेती से या फिर जिन चीज़ों की ज़रूरत शरीर में या फिर अपने जीवन निर्वाह के लिए होती थी वो चीज़ें अगर खेती से नहीं मिल पा रही थी तो उन चीज़ों को पशुओं के द्वारा उसको प्राप्त होती थी। सबसे पहली बात तो इसके कारण उन्होंने पशुओं को पाला, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो मनुष्य है, मनुष्य हमेशा किसी न किसी के साथ समूह में रहना पसंद करता है, ना कि अकेला। इसके लिए उन्होंने पशुओं को अपने सहारे के लिए पाला। आदि मानव लोगों ने सबसे पहला, अगर मैं बात करूं आदि मानव की, तो आदि मानवों ने सबसे पहले किसको पाला था, किसको पालतू बनाया था? कुत्ते को। ध्यान रखना, ऐसे ही पशुपालन की शुरुआत हुई धीरे से है ना। अगर हम बात करें तो पशुपालन मैंने आपको बताया क्यों पालना शुरू किया, क्योंकि जिन चीज़ों की ज़रूरत खेतीबाड़ी से नहीं हो पा रही थी पूर्ति, तो उन चीज़ों की पूर्ति कहाँ से होने लगी? पशुओं से। जैसे दूध की पूर्ति, दूध से बहुत सारे विटामिन, प्रोटीन्स, बहुत सारी चीज़ें मिलती। इसके अलावा हम अगर बात करें मांस की पूर्ति, मांस की पूर्ति खेत से थोड़ी होती है, खेत में मांस थोड़ी उगता है, तो मांस की पूर्ति कहाँ से होगी? पशु से। तो ऐसे ही पशुपालन का अगर हम बात करें तो पशुओं को पालना स्टार्ट हुआ। अब अगर हम बात करें कि खेती में पशुपालन पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, तो खेती में पशुपालन पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो किसान होता है वही पशु को पाल सकता है। क्यों? क्योंकि खेती से जो रॉ मटेरियल निकलता है जो किसान के कोई भी काम का नहीं होता, जैसे भूसा हो गया या फिर पलाड़ी हो गया, जो भी हो गया है ना, वो किसान के जो काम का नहीं होता, वेस्टेज मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल होता है, वो पशु लोग के उपयोग का होता है ना। तो जो पशु के उपयोग का होता है इसलिए पशु उसको अपने यूटिलाइज कर लेते हैं और यूटिलाइज करके उस चीज़ का जो रॉ मटेरियल होता है उसका अच्छा प्रोडक्ट बना के दे देते हैं। इसलिए इसको हम खेती किसानी या फिर क्या बोलें एग्रीकल्चर के साथ पढ़ते हैं पशुपालन को। एक बात और ध्यान रखना कि खेती के साथ में अगर जो आपको एक चीज़ आती है मिश्रित खेती और मिश्रित फसल, दो टर्म है, दोनों टर्म में बहुत ज़्यादा अंतर है। क्या अंतर है कि मिश्रित खेती होती क्या है और मिश्रित फसल होती क्या है। कई बार ऐसे होता है कि लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ भरी पड़ी होती है कि मिश्रित खेती भी वही चीज़ है और मिश्रित फसल भी वही चीज़ है। नहीं है, अलग अलग चीज़ें हैं। कौन कौन सी? अगर मैं बात करूं कि मिश्रित खेती होती क्या है, तो मिश्रित खेती का मतलब होता है कि फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन का काम। अगर आप फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन का काम कर रहे हो तो वो मिश्रित खेती कहलाती है, ना कि मिश्रित फसल। मिश्रित फसल का मतलब होता है कि जब आप एक खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों को बोते हो तो वह मिश्रित फसल कहलाती है। ध्यान रखना इस बात को, दोनों टर्म बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करते हैं, मिश्रित खेती और मिश्रित फसल है ना। अब हम देखते हैं कि पशुओं की उन्नत नस्लें भी देखेंगे हम। पशुओं की उन्नत नस्लें जैसे गाय में अगर देखें साहीवाल, गिर, बहुत सारी नस्लें होती, हॉलस्टेन, इस प्रकार की है ना। पर सबसे पहले पशुधन की परिभाषा एक बार इसको रीड करते हैं। क्या होता है पशुधन की परिभाषा? पशुधन का अर्थ होता है पशुओं की देखभाल एवं उनका उपयोग करना। मतलब कि अगर हम बात करें कि पशुधन क्या होता है, पशुधन होता क्या है, तो पशुधन क्या होता है कि पशुओं की देखभाल करना है और उनका उपयोग करना है। कुल मिला के इसी को पशुधन कहते हैं। ठीक है। आगे अगर हम बात करें
कि पशुधन का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या योगदान है। अगर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मतलब हमारी नेशनल इनकम या फिर नेशनल राष्ट्रीय आय, अगर मैं डायरेक्टली इसको और दूसरे शब्दों में बोलूँ तो राष्ट्रीय आय में पशुपालन का या फिर हमारे पशुधन का क्या योगदान है। जैसे अगर मैं बात करूँ सीधे सीधे शब्दों में, तो जो पशुधन होते हैं, पशुओं के द्वारा हमारी राष्ट्रीय आय में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। शायद आपको पता हो कि पूरे भारत में लगभग 50 से लेके 55% के बीच में लोग किसानी से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, है ना। आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि 52% के आसपास है ये आंकड़ा। 52% के आसपास लोग जो है वो खेती से जुड़े हुए हैं, या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट। पर अगर हम देखें कि पशुधन, अगर हम सीधे सीधे पशुधन की बात करें तो पशुधन से भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अब इससे हमारी नेशनल इनकम में क्या फ़र्क पड़ता है, राष्ट्रीय आय में क्या फ़र्क पड़ता है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या फ़र्क पड़ता है, वो चीज़ देखना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के साथ साथ, मतलब खेती के साथ साथ पशुधन का भी काफ़ी योगदान रहा है। जैसे अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में खेती के साथ साथ पशुधन का क्या योगदान रहा है, तो सबसे पहली बात तो अगर हम देखें तो दूध के रूप में दूध जो मिलता है हमको पशुओं से, तो दूध हमारे भोजन के लिए काम में आता है क्या। तो सबसे पहली बात तो हमारे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उसका योगदान रहा। दूसरी बात अगर हम देखें तो ईंधन की पूर्ति करता है। पशुधन से ईंधन की पूर्ति कैसे होती है, तो पशुधन से ईंधन की पूर्ति की अगर हम बात करें तो पशुओं का जो गोबर होता है, गोबर से बहुत सारे ईंधन बनते हैं। जैसे अगर गोबर गैस की हम बात कर लें, जिसको बायोगैस बोलते हैं, है ना, गोबर गैस। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि गोबर गैस में कौन सी गैस निकलती है, मीथेन। इसका सबसे मेन कंटेंट होता है मीथेन होती है हरे कलर की, ध्यान रखना, हरे कलर का ही होता है गोबर, है ना। तो गोबर गैस में कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस, है ना, गोबर गैस और ईंधन के रूप में। या फिर एक चीज़ और, अगर जिसके यहाँ गोबर गैस नहीं है तो वो ईंधन के रूप में पशुओं से कैसे पशुधन का उपयोग करेगा ईंधन के रूप में, तो पशुओं का जो गोबर होता है उसके कंडे बनते हैं, है ना, तो उन कंडों को जो चूल्हे होते हैं उनमें जलाकर भी ईंधन का उपयोग किया जाता है ना। इसके अलावा उर्वरक के रूप में, उर्वरक मतलब आपको शायद पता हो तो गोबर की खाद बहुत अच्छा मतलब अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छा एलिमेंट या बहुत अच्छा तत्व है खेती के लिए। इससे फसल में बहुत ज़्यादा उत्पादन बढ़ता है और लगभग 3 से 5 साल तक इसका अगर देखें तो असर रहता है खेतों में। कितने साल तक, 3 से 5 साल तक। मतलब उर्वरकों के लिए भी राष्ट्रीय आय में योगदान दे रहे हैं, मतलब उर्वरक बना रहे हैं पशुधन। इसके अलावा भारवाहक के रूप में, भारवाहक मतलब ट्रांसपोर्टिंग में भी पशुपालन का बहुत योगदान है। जैसे अगर हम बात करें तो जो बैल होते हैं, जो बैलों के द्वारा कई दूरियों से जो खेती से जो उत्पादन निकलता है, उन उत्पादनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए भी इसका उपयोग होता है पशुओं का, है ना। पशुओं में अगर हम बैल की बात कर लें, बैल के अलावा अगर हम देखें तो सांड भी हो सकता है, पर उसको बैल ही बोलेंगे। और इसके अलावा एक होता है भैंसा, है ना, इनका भी उपयोग होता है। आगे अगर हम देखें सिंचाई हेतु ऊर्जा कैसे मिलेगी हमको, किससे, पशुधन से सिंचाई के लिए ऊर्जा कैसे मिलती है। अगर हम बात करें तो जो पशुओं का गोबर होता है, पशुओं के गोबर में बहुत सारी एनर्जी होती है। उस एनर्जी को यूटिलाइज करके और उससे ऊर्जा बना के या फिर उससे बिजली बना के हम सिंचाई के लिए ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो इसमें भी राष्ट्रीय आय में योगदान दे रहे हैं। इसके अलावा मानव में मैंने सबसे पहले आपको बताया था, जो पॉइंट बताया था कि मानव को खाना की पूर्ति करता है, कैसे, दूध के रूप में। मगर हमारा एक पॉइंट छूटा था इसमें, मांस के रूप में भी मनुष्य के खाने के लिए पूर्ति करता है, कौन, पशुधन। इसके अलावा होता है, मतलब इसमें आप वो मत करना कि संकोच मत करना कि नहीं होता, है ना, होता है। इसके अलावा बायोगैस भी हमारा हो गया है। आगे हम देखते हैं कि क्या होता है पशु की शरीर रचना। अगर हमने सबसे पहले देखा राष्ट्रीय आय में क्या योगदान है, पशुधन होता क्या है, पशुपालन का परिचय देखा कि पशुओं को पालना कैसे स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि मनुष्य की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, समूह में रहने की, कैसे होती है, समूह में रहने की, है ना। इसी के कारण, और फिर मैंने आपको 2 टर्मोलॉजी बताया, 2 शब्द बताए, कौन कौन से, एक तो बताया मिश्रित खेती और एक मिश्रित फसल, दोनों अलग अलग हैं। अभी लास्ट में और बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पेपर में ये वाले क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। क्वेश्चन होता है कि मिश्रित फसल क्या होती है, और फिर वहाँ पे होता है पशुपालन के साथ खेती करना, तो आप उसमें फट से टिक करते हो, तो वो नहीं होता। मिश्रित फसल का मतलब होता क्या है कि एक खेत में जब 2 या 2 से अधिक फसलों को हम एक साथ बोते हैं तो वो मिश्रित
फसल कहलाती है। और मिश्रित खेती भी मैंने आपको बताया, मिश्रित खेती भी ध्यान रखना, मिश्रित फसल भी ध्यान रखना। इसके अलावा इसका जो इंग्लिश नेम है उसको भी ध्यान रखना। कई बार ऐसे होता है कि जो पेपर लेने वाला होता है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो अच्छा है, हिंदी मीडियम वालों ने पढ़ के गया और उसके टॉपिक में ऐसे लिखा आ गया हिंदी में कि इंट्रोडक्शन, है ना, तो बहुत दिक्कतें हो जाती है। तो थोड़े बहुत इंग्लिश को भी पकड़ के चलना। मीथेन काय के लिए आया था हमारे इसमें, किसके लिए आया था, गोबर गैस के लिए। गोबर गैस का मेन कंटेंट होता है मीथेन। इसके अलावा हम देखते हैं आगे पशु की शरीर रचना। हाँ, तो हम देख रहे थे पशु की शरीर रचना। पशु की शरीर रचना मतलब एनिमल एनाटॉमी। एनिमल एनाटॉमी में हम देखते हैं, एनिमल्स एनाटॉमी में पशुओं की शरीर रचना में, और शरीर रचना को हम पशुओं की शरीर रचना को दो भागों में डिवाइडेड करेंगे, एक तो बाहरी और एक आंतरिक। बाहरी में मतलब बाहर में आप समझते होंगे कि जो भी उसकी बाहरी त्वचा साइड में या फिर जो उसके बाहरी अंग होंगे, हम उसमें इस चीज़ को पढ़ेंगे बाहरी में, है ना। वह शरीर रचना, वह शरीर रचना जिसको हम बोलते हैं, एक सेकंड बेटा, यहाँ थोड़ा सा मिसअप हो गया है, एक्सटर्नल होगा ये, है ना, और ये होगा आपका इंटरनल। इसको थोड़ा सा देख लेना कि वहाँ शरीर रचना मतलब एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, है ना, और आंतरिक शरीर रचना मतलब इंटरनल बॉडी। ठीक, वहाँ शरीर रचना और आंतरिक शरीर रचना हम दोनों को देखते हैं। वहाँ शरीर रचना होती क्या, सबसे पहले वहाँ शरीर रचना को देखते हैं। अगर हम वहाँ शरीर रचना में बात करेंगे तो पशुओं के सबसे पहले सिर की बात करते हैं। तो सिर में आप पशुओं के किस किस चीज़ों को देखोगे उसकी शरीर रचना में। सबसे पहले अगर हम सिर को उठाएं तो सिर में आप देखोगे आँखें, आँखों के अलावा सींग, सींग के अलावा भौएँ, भौएँ के अलावा नथुने, नथुने के अलावा आप उसकी गल कपोल तक देख सकते हैं, है ना। गल कपोल शायद तक गर्दन में आएगा, है ना, पर इसको आप इसमें क्या क्या देखेंगे, आँख, सींग, सींग के अलावा नथुने, और नथुने के अलावा कान, है ना, इसमें देख सकते हो सिर में। अब हम इसमें देखें तो क्या देखें, अगर मैं बात करूं तो पशु की अगर आप देखेंगे तो चमकीली आंखें होना चाहिए। आंखें कैसी होनी चाहिए, चमकीली आंखें होना चाहिए। इसके अलावा अगर देखें तो कान सीधे होना चाहिए, कान सीधे होना चाहिए, और जो सींग होनी चाहिए वो भी सीधी होनी चाहिए। आंखें चमकीली, कान सीधे और सींग भी सीधी। इससे क्या पता चलता है, इस बात से इस चीज़ का पता चलता है कि जो पशु है इसके अंदर या इसके शरीर में जो रक्त का संचरण होता है, रक्त का संचरण हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है। मतलब रक्त परिवहन की जो अगर बात करें, रक्त परिवहन तंत्र जो चल रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, इस बात का ये संकेत होता है। तो आप सिर को देख के पशु को पहचान सकते हो कि इसमें रक्त परिवहन कैसे चल रहा है। क्लियर हुआ क्या। आगे देखें, गर्दन की बात अगर करें तो आप गर्दन में किस किस चीज़ों को देखोगे, तो गर्दन की अगर हम बात करें तो गर्दन में हम देखेंगे बेटा, एक तो ग्रीवा को देखेंगे, ग्रीवा मतलब गर्दन। गर्दन के अलावा जो गल कपोल होता है, गल कपोल की बात अगर करें तो गल कपोल आपको किस में मिलेगा, गल कपोल आपको मिलेगा गाय और बैल में। गाय और बैल के अलावा आपको गल कपोल कहीं नहीं मिलेगा। गल कपोल का मतलब होता है गले के नीचे जो झालर के जैसे जो लटकता है ना चमड़ा, उसको ही बोलते हैं गल कपोल, है ना। भैंसों में आपको कभी नहीं दिखेगा, जैसे बैल और गाय में ऐसे गले से, मुंह से लेके गले तक जो गल कपोल होता है वो नहीं मिलेगा। और गाय और भैंस में मेन अंतर यही है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। अगर आपसे कोई पूछे कि गाय और भैंस का मुख्य अंतर क्या है, तो गाय में गल कपोल होता है और भैंस में गल कपोल नहीं होता, ये मेन अंतर है, इस चीज़ को ध्यान रखना। इसके अलावा हम गल कपोल देखेंगे। गल कपोल के अलावा अगर हम गर्दन में देखें तो गला देखेंगे, गल कंबल भी बोलते हैं गल कपोल को, है ना। इसके अलावा अगर हम देखें तो गलगर्त देखेंगे, है ना। वही गले वाली बात हो रही है इसमें। गले वाले में जो गर्दन वाले हैं, नेक, गर्दन का मतलब होता है नेक और सिर का मतलब हेड। उसका जो गल कपोल या फिर जो उसका गला होना चाहिए वो अगर गाय है तो गाय का गला पतला होना चाहिए, और अगर बैल है तो बैल का गला जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, मोटा, या फिर इसको बोलेंगे हम बड़ा होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखें, ठीक है। एक चीज़ को छोड़ दिया था, नथुने वाली बात को। खुले बड़े अगर नथुने हों तो इस चीज़ से इस बात का पता चलता है कि जिस भी पशु के आप नथुने देख रहे हैं, अगर बड़े नथुने हैं तो उसका श्वसन तंत्र जो है, श्वसन तंत्र सुचारू रूप से काम कर रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम बात करें तो अगला भाग हमारा होगा कौन सा, धड़ वाला। ये जो धड़ वाला भाग होगा, धड़ वाला जिसको हम धड़ मतलब छाती होता है ना, छाती वाला जो भाग होगा उसमें आप क्या देखेंगे, सबसे पहली बात तो आप उसका देखेंगे कुबड़, कुबड़ को देखेंगे। कुबड़ के अलावा आप इसमें क्या देखेंगे, और स्कंद प्रदेश, स्कंद प्रदेश मतलब आप उसके सामने वाला भाग देखेंगे, छाती वाला। इसके अलावा पीठ,
पीठ भी किस में आएगा, तीसरे नंबर के वाले में आएगा, धड़ वाले भाग में ही पीठ आएगा। पीठ को देखेंगे, पीठ के अलावा अगर हम बात करें तो इसमें पेट देखेंगे, पेट के अलावा सीना देखेंगे, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, मगर मैं इंपॉर्टेंट आपको क्लियर करा रहा हूँ कि आप इस मतलब इसके अंतर्गत पशु की शरीर रचना में कौन कौन सी चीज़ों को फोकस करेंगे। अगर आपके अलावा हम अगर बात करें तो पूंछ वाला जो हिस्सा होगा उसमें पीछे वाले भाग देखेंगे पशु के। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पुट्ठे या वास ग्रह, पुट्ठे या वास ग्रह की अगर हम बात करें तो पुट्ठे या वास ग्रह में आप देखेंगे कि पुट्ठे जो होंगे वो ढलवे पुट्ठे होना चाहिए, है ना कि सपाट या समतल, है ना। इसके अलावा हम आंतरिक शरीर रचना जिसको हम बोलते हैं इंटरनल बॉडी पार्ट्स, इंटरनल बॉडी पार्ट्स में हम देखते हैं ये वाला जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स के मैं सिर्फ आपको अभी नाम बताता हूँ। नाम के बाद में हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा, नेक्स्ट वीडियो अगर आपको इस चीज़ आंतरिक शरीर रचना के बारे में सब कुछ देखना है या फिर बाहर शरीर रचना के बारे में भी आपको बहुत सारी चीज़ें या फिर पूरी अंदर की चीज़ें अगर देखना है तो अगला वीडियो आप देखना ना भूलें। अगर हम बात करें तो इसमें कंकाल तंत्र देखेंगे, कंकाल तंत्र के अलावा पेशी तंत्र के अलावा श्वसन तंत्र के अलावा रुधिर वाहिनी तंत्र, इसके अलावा तंत्रिका तंत्र के अलावा पाचन तंत्र के अलावा स्तनीय तंत्र के अलावा जनन तंत्र के अलावा उत्सर्जन तंत्र, इसके अलावा अंतःस्रावी तंत्र। इतने तंत्रों को हमको देखना है ना, इतने सिस्टम्स को देखना है कि ये सिस्टम्स होते क्या है, इनके अंदर शरीर के अंदर क्या काम करते हैं, कौन सी चीज़ की क्या उपयोगिता है और कौन सा चीज़ कहाँ पर होना कितना आवश्यक है, और किस अगर ये चीज़ यहाँ पर नहीं होगी तो क्या पशु को बीमारी हो सकती है, पशुओं के साथ क्या क्या हो सकता है। तो बाह्य शरीर रचना को एक बार और अच्छे से देखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।